हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज सेशन में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये सेशन पहले भी कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज 9.1 को हमने लास्ट टाइम में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसको खत्म करेंगे और 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आज के सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा सेशन मेरे साथ लगातार बने रहें और आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्या क्या यहाँ पे समझ में आया है और क्या क्या नहीं आया है। चलिए तो शुरुआत करेंगे सेशन की। दोस्तों, सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ओके, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी बताया कि इससे पहले कि मैंने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन जितने भी थे मैंने कंप्लीट करके दे दिए हैं आपको, और इसके आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक कवर करेंगे। और इससे पहले की जो थ्योरी थी, क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, ये सब बातें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग पार्ट 1 देख लेंगे। आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में भी मैंने आपको जो वीडियो है इसका पार्ट 1 वाला है वो मैंने लिंक कर दिया है। बाकी आज का हम देखेंगे कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। जितनी भी थ्योरी है पार्ट 1 में बता दी जा चुकी है, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों, एक मीनार है और उसके पाद बिंदु से एक भवन, ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, एक भवन और एक मीनार। कौन बड़ा होगा जरा आप बता सकते हैं? मीनार बड़ी होगी या कोई भवन बड़ा होगा? भवन मतलब घर बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? तो मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए मीनार बड़ी होगी सर, राइट। अगर मीनार बड़ी है दोस्तों तो आप कैसे उसको ड्रॉ करेंगे? आप उसको ड्रॉ करने के लिए एक बना लीजिए मीनार है और एक बना लीजिए भवन है। भवन छोटा रखा है, मीनार बड़ा है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों, ये दोनों ही जमीन पर खड़े हैं, एक मीनार जमीन पर खड़ी है, एक भवन जमीन पर खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से मतलब पैर से, पैर वाले बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर जांचा जाए, यहां से अगर आप चेक करो तो यहां से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। मतलब यहां कोई लड़का अगर खड़ा होकर देखे तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऐसा कुछ फिगर, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताइए कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई बताई गई है तो मतलब मीनार मेरा इधर था तो मैंने इसकी ऊंचाई बता दी 50 मीटर है। तो आपको बताना यह है कि हमारे भवन की ऊंचाई कितनी होगी। मैंने कहा माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अच्छा, A, B, C और D लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। क्या बताया है कि आप लोगों को यहां पर दो तरह के त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो इधर से 90 डिग्री का दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आप D, C, B में लगाना चाहें, और एक इधर से दिख रहा होगा, ठीक। ओके, करना क्या है आपको, जरा इन दोनों में ही कॉमन क्या है पहले तो ये बताइए। दोनों में ही कॉमन है आधार, दोनों में ही आधार कॉमन है। अच्छा, अब जरा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं दोस्तों। अगर आप इस चीज को इस चीज के साथ में रिलेट करेंगे तो क्या होगा कि आपका लंब और आधार को मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा। लंब और आधार को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता था आप बता सकते हो? लाल कक्का मैंने आपको याद कराया था, एक वो भी याद कराया था, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया था। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं बच्चे तो वो आपको याद कहा गया होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा वाली पैटर्न मैंने बताया था, जिसमें आपको पता चला होगा परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन में अगर आता है तो हम लोगों को लास्ट वाला मिलेगा और इसके लिए हम लोग 10 लगाते थे, राइट। तो यहां पर तो मैं 10 लगा लूंगा, यहां के लिए भी मैं क्या करूंगा 10 लगा लूंगा, लेकिन उससे कोई काम बनेगा? ये बनेगा तब जब इक्वेशंस बन जाएंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया था, माना भवन की ऊंचाई। दोस्तों, जितना भी काम आप करोगे ना लिख कर देना पड़ेगा, तो वो आप जितना भी काम करते जाए, जैसे भवन की ऊंचाई मानी है तो उसको लिख कर यहाँ पे लिख देना कि माना भवन की ऊंचाई इतनी है, दिया है ये जितना भी कुछ दिया है सब लिख देना। अच्छा, एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं, आप जरा यहां से इसको देखें, DCB में त्रिभुज
DCB में मैंने कहा कि मैं आधार और लंब लेकर काम करूंगा, जिसमें आधार मैं इधर भेज दूंगा तो यहां से आधार की वैल्यू निकल कर आएगी। जरा बात को बहुत ध्यान से समझे। देखें, मैंने ये कहा कि भाई यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे लगाना है 30 डिग्री का इधर का हो गया लंब हमारे पास में DC, इधर का आधार हो गया BC, तो थीटा कितना रखा 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC में हमने कहा था कि h मीटर है और BC हमारे पास में कितना है, यही तो हमको निकालना पड़ेगा। जब इसका BC निकाल कर उसमें रख दोगे तभी आंसर आ जाएगा। देखते चलें, तो यहां पर हमने कहा कि आपके पास tan 30 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, आपने याद तो करी होगी, नहीं याद है तो सामने लिखी है, तुरंत याद कर लें। चलिए 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई h/BC, हमारे पास में आंसर हो गया। अब BC को उधर भेज दो, h को उधर भेज दो, तो BC की वैल्यू आ गई h√3। इससे ये पता चल गया कि BC की वैल्यू h√3 आ गई। बहुत बढ़िया चीज आ गई। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, BC मुझे मिल गया, इसी BC का यूज करेंगे हम इसके लिए। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। त्रिभुज, पुनः आप लिखिए, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर से tan थीटा, क्यों tan थीटा ही क्यों, क्योंकि हम लंब लेने वाले हैं और आधार लेने वाले हैं, तो लंब और आधार को मिलाकर tan थीटा ही बनेगा। और इसके लिए जो आपका एंगल काम करेगा वो ये करेगा, जरा आप ध्यान से देखें। फिर उसके बाद में AB में BC आ जाएगा, tan 60 डिग्री हो गया, AB कितना आ गया 50 मीटर आ गया, BC कितना हो जाएगा हमें नहीं मालूम है। चलिए, अच्छा हाँ, BC कितना आ गया हमें नहीं मालूम है, हम समीकरण 1 से BC की वैल्यू रखेंगे। आइए देखते हैं। ये हो गया √3, ये आ गया 50, नीचे आ गया इसकी वैल्यू h√3। ये कहां से आया, समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से, बगल में लिख देना। हाँ ओके, ये h√3 डिवाइड में है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, आपको पता है √3 से √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 3 बनाएगा और ये हो गया 50। ओके अच्छा, फिर उसके बाद में 3 डिवाइड में चला जाएगा, h इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 हो गया, मतलब बचा 2, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इस तरह से चलता रहेगा। 16.67 मीटर लगभग हमारा क्या हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास सामने रखी हुई है। मतलब भवन की ऊंचाई कितनी आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई है 16.67, मतलब अप्रोक्सीमेट 17 मान सकते हैं हम लोग। चलिए क्लियर इतनी बात, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए फिर हम लोग अभी तो ये क्या रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन जब लाएंगे तो उसमें आपके लिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से उसी तरह से मैंने हमेशा बताया है, पार्ट 1 में भी जब मैंने कराया था आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बताए थे, मैंने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होगी हमारी लाइफ के अंदर, ये उस चीज के प्रूफ देता है। बच्चों का क्वेश्चन होता है ना कि सर यहाँ यूज कहाँ करें ट्रिग्नोमेट्री का, पढ़ने को तो पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले सीख लिए, सारे क्वेश्चन लगाना सीख लिए, यूज कहाँ करें, यूज यहाँ करें। बाय प्रैक्टिकल आप सीखें कि एक मीनार अगर ऐसे खड़ी हो, भवन ऐसे खड़ा हो, तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, उसकी ऊंचाइयां कैसे निकालेंगे, उनके बीच की दूरियां कैसे निकालेंगे, ये सब इन्हीं के जरिए आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और चौड़ी है 80 मीटर की, और 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। याद रहे, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा, खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी बतानी है, खंभों की दूरी, बिंदु से दूरी कितनी है ये बतानी है। आपको कुछ क्लियर हुआ, एक रोड है, 80 मीटर चौड़ी एक रोड है, रोड पर एक बिंदु है, बिंदु और यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, समान लंबाई वाले 2 खंभे भी खड़े हैं, रोड के आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, तो यहां से इसका और इस बिंदु से इसका, यहां पर हमारे पास में कुछ उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण क्या बनेगा जरा उसके बारे में देखें। उन्नयन कोण हमारे पास में है 60 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो जो छोटा वाला है उसको 30 डिग्री बना दें। इस बिंदु से बन रहा है, याद रहे, इस बिंदु से 30 डिग्री और इस बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो मान लेते हैं ए बी, मेरे पास एक वो था, सी और डी एक खंभा था, और उसके बाद में हमारे पास में ई आ गया। ठीक, तो
तो ये मेरे पास में कुछ बिंदु आ गए जिसमें से हमने ये बोल दिया कि हमारे पास ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। दो खंबे हैं, सड़क पर एक बिंदु है, बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण इतना इतना डिग्री बनता है, ये बात हमको पता चल गई। सड़क में जो बिंदु है वो सड़क पूरी 80 मीटर है, ये बोलना है। और दूसरी बात ये भी बताना है कि इन खंभों की लंबाई कितनी है, ये बताइए। अच्छा एक बात तो आप जानते हैं कि खंबे जो है समान लंबाई के हैं। क्या इतनी बात से सेटिस्फाइड है? अच्छा, अगर इतनी बात से सेटिस्फाइड होंगे तो हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि अगर मान लो कि ये h मीटर का है तो ये भी h मीटर का होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आप इस बात से सेटिस्फाइड करते हो कि खंबे समान लंबाई के हैं तो इसका मतलब कि अगर इसकी h मीटर हुई तो ये भी h मीटर लंबा होगा। ओके, फिर उसके बाद में हमें यह भी निकालना है कि इस बिंदु की खंभों से दूरी कितनी है। ये इस खंबे से कितना दूर है, ये इस खंबे से कितना दूर है। अगर मैं ऐसा कहूं स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, तो ये जो बची हुई दूरी है वो कितनी होगी? मतलब पूरी 80 थी, 80 में से इतनी तो निकल गई x, तो बची कितनी? तो 80 में से वो x माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। पूरी 80 थी, 80 में से इतनी हटा दी ना, माइनस कर दी, तो 80 माइनस x ये बची होगी। ठीक है, चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाकर दिखा दिया है। आइए अगला काम करते हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, जरा उसके बारे में डिस्कस करिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि त्रिभुज ए बी ई को पहले लेकर चलें और देखें। अच्छा उससे पहले आप लोग यहाँ पे वो चीज लिख लें जो मैंने हमेशा कहा, जो आप करते हो ना वो लिख लो। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है और पहले खंबे से बिंदु ई की दूरी जो है वो x मीटर है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, आप लिख देना बकायदा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, माना ए बी जो है वो सी डी का बराबर है और वो दोनों ही h मीटर के बराबर है, ये मैंने माना था। और मैंने ये भी माना है कि बी ई की जो दूरी आएगी वो x मीटर आएगी, ये भी मैंने माना है। बाकी ई डी तो अपने आप निकल कर आ गया, वो कॉमन सेंस के साथ में। चलिए फिर भी करके दिखाना पड़ेगा कि ईडी आया कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपको यहां पर मैंने कहा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जैसे ही आपने लगाया कि भाई यहां पर देखिए एक लंब है और एक आधार है। ए बी ई में आप देखेंगे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया, तो tan थीटा की अगर वैल्यू लगाऊं तो हो जाएगा लंब मतलब ए बी, आधार हो जाएगा बी ई। tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई h, बी ई की वैल्यू आ गई x। अच्छा आप लोग जरा x निकालने पर फोकस करें या फिर h निकालनी दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x को उठा के इधर 1 में भेज दो और h√3 को उठाकर उधर भेज दो। ये मेरे पास में कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बन गई, समीकरण 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर से आप कहेंगे पुनः त्रिभुज सी डी ई में या डी सी ई में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी मतलब लंब अपॉन आधार मतलब ई डी। उसके बाद में tan थीटा की जगह लेना है 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए 60 डिग्री काम कर रहा है। सी डी की वैल्यू आ जाएगी h और ई डी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x आ जाएगी। ओके, अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू में h अपॉन 80 माइनस x आ गया। x कितना है? h√3 है, तो हमने यहां पर h√3 रख दिया। ये कहां से रखा? समीकरण 1 से रखा। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 से। चलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आधार में x रखा था, x में मैंने क्या किया? h की वैल्यू रख दी। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, 80 को √3 से करोगे तो 80√3 आ जाएगा, और √3 जब h से होगा, h√3 से, तो 3 का 3 से होगा तो मतलब 3 आएगा, तो मतलब 3h हो गया। यहां पर हो गया h, इसको उठा के उधर भेजो, 80√3 इज इक्वल टू में h प्लस 3h, माइनस का 3h था उधर गया प्लस का, 80√3 इज इक्वल टू 4h हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे आप, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो कितना आ गया? 4 2 जा 8 मतलब 20, तो आ गया 20√3h आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर? तो h हमारे पास में जो खंभों की ऊंचाई थी वो आ गई 20√3। चाहे तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर आपका मान्य है। आगे देखें, फिर मैंने कहा समीकरण 1 से आप देखिए, समीकरण 1 से मैंने क्या सिखाया? फिर समीकरण 1 से कि x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में h√3 तो है ही है, h√3 है, h की वैल्यू आई है 20√3 इंटू √3,
तो ये √3 ये वाला है, h की वैल्यू ये है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 20 × 60 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू हो वो यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है। ओके, 60 मीटर ये हो गई, BE की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो आपको पता है ना CD कितना, ED कितना आ जाएगा, ED तो 80 - x मतलब 80 - 60 मतलब ED आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 मीटर। मतलब यहां पर 20 मीटर आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 60 मीटर। 60 20 80 होता है ना, देखिए सड़क की चौड़ाई उतनी ही आ गई। तो इस तरह से आपको पूरा पता चल गया कि बिंदु की जो दूरी है पहले खंबे से 60 मीटर है, दूसरे वाले खंबे से 20 मीटर दूर है और खंबे जो है हमारा 20√3 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गई करके। तो कैलकुलेशन आपके सामने लगा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखें, चाहे तो जैसा आपको सुटेबल हो। अगर आपने नोट किया है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप मेरे साथ नोट करें। उससे आपको यकीन करो कि 80% क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर ही आ जाता है। जो बचा हुआ 20% होता है, जब आप अपने घर पे बैठते हो ना रफ और पेन कॉपी लेकर, तो आप जब अपने माइंड से लगाते हो तो वो बचा कुचा 20% का जो क्वेश्चन होता है ना, वो भी पूरी तरह से हो जाता है कंठस्थ, मतलब पूरी डिट्टो टू डिट्टो कॉपी आपको समझ में आ जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं पीडीएफ लेकर काम चला लेंगे तो देखिए पीडीएफ का आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है पीडीएफ अवेलेबल होने के बाद में ना पीडीएफ फाइल में पढ़े एक दिन डिलीट हो जाती है। लेकिन पूछो कि पढ़ते हैं बच्चे, मुझे तो नहीं लगता कि पीडीएफ से पढ़ाई होती है। ठीक है, हमारा काम था पीडीएफ देना, हमने पीडीएफ दे दी। कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो अच्छी बात है, बट मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस ये कहता है सर्वे अगर करा लिया जाए तो यही होगा कि पीडीएफ जो होता है ना वो आपका पड़ा रहता है फाइल में। लेकिन बच्चों से पूछो कभी खोल के देखा इस पीडीएफ को, तो 90% बच्चे कहेंगे नहीं, आज तक टाइम ही नहीं मिला देखने का। तो पीडीएफ के सहारे ना बैठे, पीडीएफ आपको मिलेगा फिर भी, लेकिन फिर भी लाइव क्लास जब आप देख रहे हैं ना, उस समय वीडियो जब देख रहे हैं तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत है। ठीक है, ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे। अच्छा, टीवी टावर तो अब जाहिर सी बात है टीवी टावर है तो ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा। बगल में फिगर भी बना के दिया गया है, बढ़िया एकदम बेहतरीन वाला, मतलब फील आ रहा है फिगर को देखकर, टावर बनाया दिखाया है। अच्छा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु टावर से शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। टावर के ठीक दूसरी तरफ, टावर ऐसे खड़ा है, उसके दूसरी तरफ एक बिंदु टावर के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद जानिए, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, बिंदु से दूरी है, दूसरा वाला जो बिंदु लिया उस पहले वाले बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, मतलब जो दूरी आई है ना, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर, अब इस बिंदु से उस शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। हाँ, 30 डिग्री का हो गया। अब ये बताना है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितनी है, ये बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये नहर है, नहर पर के एक किनारे तो मीनार खड़ी है, नहर के इस तरफ जो है ऐसा समझे कि नहर के इस तरफ क्या है, एक बिंदु है। बिंदु से यहां तक का जो है 60 डिग्री का कोण लिया। इस बिंदु से एक दूसरा बिंदु भी है, उस बिंदु से अगर आप ऊंचाई देखें इस मीनार की, तो इस मीनार की टावर है, एक्चुअली मीनार नहीं टावर है, तो उसकी जो ऊंचाई आती, वो डिग्री आती है, वो आती 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और यह भी बताया गया कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर की है। ओके, 20 मीटर दूरी है। और कुछ दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो आपको बताना क्या है, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। तो मतलब ये पूरा निकालना है, तो हमें ये भी निकालना होगा। ये निकालिए और ये निकालिए। देखिए A B C D। ओके, तो मैंने कहा ये निकालने के लिए तो मैंने चलिए x मान लिया, इसको निकालने के लिए h मान लिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने क्या क्या माना है, आप लिखेंगे माना BC = x मीटर और ऊंचाई क्या है, AB = h मीटर। ये हमने माना है स्टूडेंट्स। अब माना है तो आप क्या करो, एक एक करके ट्रायंगल लगाना शुरू करो। देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो हमने कहा देखिए यहां पर आपको हमेशा मैंने कहा एक अज्ञात वैल्यू एक ज्ञात वैल्यू लेना, लेकिन ये दोनों ही अज्ञात हैं, तो फिर भी आप इनको लेकर चलें, इनसे इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाकर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, ये तरीके हैं, इनको नोट करते चले। त्रिभुज
बी सी में क्या कहा, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम रखेंगे लंब बटे आधार। tan थीटा, अच्छा इस त्रिभुज के लिए लगा रहे हो तो 30 डिग्री इसके लिए काम करेगा। 30 डिग्री ए बी हमारा h आ गया, बी सी हमारे पास में x आ गया। इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। ए बी हमारे पास में आ जाएगा कितना, h। हाँ ठीक है, h हो गया और नीचे x था। अच्छा ये भी बात क्लियर हो गई, नीचे x को उठा के इधर, √3 को उठा के उधर, तो ये हो जाएगा h√3, बिल्कुल पुरानी वाली इक्वेशन की तरह। इक्वेशन नंबर 1 x = h√3 पहले भी आया था, अभी भी फिर से वही इक्वेशन बन गई। और देखें, अच्छा ये ट्रायंगल तो लग गया जिसमें एक इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू h√3 में आ गई है। पूरा इक्वेशन लगा दें, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लगाएं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब आपने देखा कि जब इस बिंदु से देखा जा रहा था तब 60 डिग्री बन रहा था। इस बार आप लगाएंगे tan 60 डिग्री। लंब कितना रखेंगे, ये रखेंगे ए बी। अच्छा यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं तो आधार कितना हो गया, डीबी हो गया, तो ये मेरे पास में आ गया डीबी। tan 60 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ए बी कितना आएगा स्टूडेंट, जरा बात करें ए बी की, तो ये हो गया h हो गया। अच्छा आप जरा सोच कर देखें कि यहां से लेकर यहां तक जाना है तो इतनी दूरी x है, इतनी दूरी 20 है, तो टोटल ऐड करके कितनी आ जाएगी, x और प्लस 20 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू रख दे समीकरण 1 से, तो √3 कहाँ, हाँ √30 नहीं √3, √3 = h/h√3 प्लस 20 आ गया। ओके, h√3 और 20 को उठा के इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास में 3h प्लस 20√3 = 3h को उठा के उधर ले चले। ओके, 3h को उठा के उधर ले गए तो आपको पता चला होगा h - 3h = में 20√3 आ गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2h, 20√3 हो गया। इसको उठा के डिवाइड में भेज दें, माइनस का 20√3 अपॉन में 2 से काटा 10 टाइम आ गया माइनस का 10√3। स्टूडेंट्स आंसर कैलकुलेशन के समय माइनस जरूर आ रहा है बट माइनस हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। आखिर मीनार की ऊंचाई पॉजिटिव ही तो होगी भाई साहब। 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 ही तो जाएगा, या 0 से -1 चला जाएगा, नहीं ना। तो ये कैलकुलेशन करते समय आ गया है, उससे प्रॉब्लम मत लो, लेकिन दूरियां कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने 10√3 इसका आंसर रख दिया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे देखें क्या कहते हैं ये लोग। ऊंचाई निकलकर चली आई, ऊंचाई चली आई है तो अब हम लोग समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे और अब x की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि पूरी लंबाई बतानी थी ना, नहर की पूरी लंबाई कितनी है। तो जरा देखें x = h√3, h की वैल्यू आ गई 10√3 और यहां पर आ गया √3, यहां पर हो जाएगा 10 × 3 तो ये हो गया 30। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यह x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और x कितना था, इतना था। तो नहर तो इतना बड़ा था ना, तो 30 ये और 20 ये टोटल मिलाकर 50 मीटर। तो हमने कहा कि जो dB आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 30 + 20 मतलब टोटल 50 मीटर का dB होगा, मतलब जो नहर है वो होगी। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। dB नहर कैसे निकाली, ऊंचाई कैसे निकाली, ये सब इक्वेशंस बनाई हुई हैं, तरीके हैं, आपको इस तरह से फील करना है क्वेश्चंस को और सॉल्व करके देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। 12 क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा उसको हम लोग डिस्कस किया जाए। 12 क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करें। और एक चीज और स्टूडेंट्स, हम लोग कितने 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे हैं और क्या चल रहा है। अगर समझ में आया है, कुछ चीज़ें सीख गए हो, मज़ा आ गई है, समझ में आ गया है कि हाँ कुछ तो फ़ायदा हुआ, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सेशन को शेयर करना ना भूलें। शेयर तुरंत करें ताकि ये कंटेंट जो आपने सीखा है ये दूसरों को भी सिखाया जाए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। हल्का सा काम होता है शेयर करने का, वो शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके हैं। यहां भवन और केबल टावर दो चीजें बोली गई हैं, तो भवन ऊंचा होगा या केबल टावर ऊंचा होगा, जरा सोचें आप। टावर जो होगा ऊंचा होगा, भवन हमारा छोटा रहता है हमेशा, ठीक है। तो हमने कहा एक टावर है और एक भवन है, दोनों ही जमीन पर खड़े रहेंगे, अब और कहीं तो खड़े नहीं कर सकते, जमीन पर ही खड़े रहेंगे। 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई बोल दी 7 मीटर ऊंचा भवन है और इससे
शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां से इसके शिखर का ये जो एंगल बना है ये 60 डिग्री का बन रहा है, यहां पर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, शिखर का 60 डिग्री है, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री का, नीचे इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का। ओके, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना क्या है हमें, तो यहां पर इन्होंने कहा है पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई बताइए भाई साहब कितनी आएगी। बहुत अच्छी बात, हम बता दे रहे हैं। चलिए, ए बी सी, देखिए दोस्तों यहां से जब आप देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण है। मैंने हमेशा कहा है कि अवनमन कोण जो होता है इधर बनने वाले उन्नयन कोण के बराबर ही आता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर 45 डिग्री बन गया। ये आप एंगल देख रहे होंगे, ई और डी मान लेते हैं इसको। तो ई बी सी में आप कह सकते हैं कि नहीं कि हम यहां पर आधार निकाल पाएंगे लंब लगाकर, कह सकते हैं ना, तो हम यही कहेंगे ट्रायंगल ई बी सी में सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने माना है, क्या माना है, BC बराबर x मीटर माना है। ओके, BC बराबर x मीटर माना है, तो आप ये कहेंगे ट्रायंगल EBC में त्रिभुज, अच्छा वो तो त्रिभुज ABC लगा रहे हैं, नहीं EBC लगा रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज EBC में लिख चुके हैं, बार बार लिखने क्या फायदा। हम कहेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब हो गया, EC आधार हो गया, BC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू EC की वैल्यू रख दो लगातार इसी समय, तो ये हो जाएगा 7/BC की वैल्यू आ जाएगी x, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 7/x। x को उठा के इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7। ये बात क्या निकल कर आया, कुछ वैल्यू फंसी नहीं, डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आई 7 मीटर, मतलब यहां से यहां तक जो इनके बीच की दूरी है वो 7 मीटर। आप जरा ये बताएं मुझे, आपको यहाँ पे कहीं आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, EDBC दिख रहा है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो ये वाली 7 निकल आएगी कि नहीं आएगी बताइए। ये 7 है तो ये भी 7 होगी, और समझते हैं ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ये देखिए होगी कि नहीं होगी 7, राइट। ये 7 आ गई, ये 7 आ गई, ये भी 7, ये भी 7। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो एक वर्ग बन गया, जब चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग है। अच्छा, हमें निकालना है इस टावर की ऊंचाई, तो हमें बस AD निकाला है। AD कैसे आएगा, AD इस त्रिभुज का भाग है, इस त्रिभुज का भाग है, तो त्रिभुज ADE में हमने ये कहा कि भाई tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लंब निकालना है, आधार हमारे पास है, तो tan थीटा AD इज इक्वल टू में DE रख दो। ओके, फिर उसके बाद में आप कहेंगे यहाँ पर तो सर 60 डिग्री बन रहा था, ये देखिए 60 डिग्री बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमें निकालनी है, DE की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, ये हो गया √3, यहाँ आ गया AD अपॉन 7 को उठा के इधर भेज दिया, 7√3 इज इक्वल टू AD आ गया स्टूडेंट्स, राइट। इतनी बात क्लियर। अच्छा, 7√3 AD आ गया, बट मुझे तो टावर चाहिए पूरा, तो पूरा चाहने के लिए हम कहेंगे AB लगाएंगे, ये पूरी AB होगी। AB क्या होगी, AD प्लस DB, AD प्लस DB। ओके, तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा हमारे पास में 7√3, ये कितना आ गया, 7 आ गया। 7 कॉमन ले लें, ये 7 आ गया, 7√3 वो हो गया, 7 कॉमन ले लो, तो आप कहोगे अंदर बचेगा √3 और यहाँ बच जाएगा +1, ये हमारे पास आंसर हो गया। आप चाहें तो 1.732 रख सकते हैं, नहीं तो यही हमारा सेटिस्फाइड आंसर कहलाएगा। उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी बातें। कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए कमेंट तुरंत करिएगा, चाहे जैसा आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तुरंत करके बताइए कमेंट कि हाँ यहाँ पे थोड़ी समस्या आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से सारी बातें आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में और दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, आइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदर सोशल मीडिया भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो हम भी वहाँ पर एक्टिव हैं और आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, 13 के मजे लेते हैं कि 13 क्या कहता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे ये बोला कि समुद्र तल से, समुद्र का तल मतलब समुद्र के तल से नीचे से 75 मीटर ऊंची लाइट, अच्छा समुद्र तल मतलब नीचे नहीं, तल पर मतलब एकदम सरफेस पर, जो समुद्र का इस पे सरफेस है उस पर से लाइट हाउस के शिखर के देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। स्टूडेंट जरा बात को समझे, ये समुद्र तल है,
ये समुद्र तल है और समुद्र तल है तो समुद्र तल में एक जहाज यहाँ खड़ा है, एक जहाज यहाँ खड़ा है और ये समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस लगी हुई है, होती नहीं है वो चारों तरफ घूमती रहती है लाइट, तो वो वाली लाइट हाउस लगी हुई है। उसमें से यहां से आदमी खड़ा हुआ है लाइट हाउस पर, वहां से ये दो जहाजों को देखता है और देखने पर पता चलता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि 30 कौन सा है और 60 कौन सा है, तो याद रहे जो नजदीक वाला होगा वो बड़ा होगा, तो ये मतलब ये 45 डिग्री का रहेगा और जो दूर वाला रहेगा वो हमारा 30 डिग्री का रहेगा। क्लियर? तो नजदीक जाने समय बढ़ती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि दृष्टिकोण हमारा बड़ा होता है। आपने ये तो देखा ही ना, जहाज अगर बहुत दूर उड़ रहा है तो छोटा दिखेगा और नजदीक आता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे एंगल वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। उसके बाद और समझें जरा, फिर इन्होंने कहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, अच्छा मतलब ठीक, ये बात पढ़ी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने ठीक से बना दी है, चलिए ठीक है। एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, ए, बी, सी और डी। स्टूडेंट बात को बहुत ध्यान से समझें, समुद्र तल से लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर ऊंचा है। ये समुद्र का तल था, समुद्र के तल से ये 75 मीटर ऊंचा है। चलिए, तो आपको बीसी निकालना है जो कि हमारा 45 डिग्री लगाते ही लंब और आधार लगाते ही आ जाएगा। बीडी निकाल लेंगे जो कि हमारा 75 डिग्री लगाते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, जहाजों के बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। आइए देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्या कहा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45 इज इक्वल टू लंब कितना हो गया 75 और BC हमें पता नहीं है, यही निकालना है। tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां पर आ गया 75 बटा BC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा BC, मतलब ये भी हमारा कितना आ रहा है 75 मीटर आ रहा है यहां से यहां तक की दूरी। अब निकालते हैं BD कितना आएगा। ट्रायंगल ABD में स्टूडेंट्स आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब हमारे पास AB काम करेगा, आधार हमारे पास BD काम करेगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा इस बारे में भी डिस्कस करें। tan थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हमारे पास 75 है, BD हमें नहीं पता है, BD हमें नहीं पता है लेकिन हमें यह जरूर पता है। अच्छा ऐसे कर ले, पहले BD रख ही लो आप लोग। tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3, आ गया 75 बटा BD को उठा के इधर भेज दें, BD इज इक्वल टू 75 बटा √3। आप जरा ये बताएं स्टूडेंट्स मुझे, BD को क्या मैं BC और प्लस CD में नहीं तोड़ सकता? BD को मैंने BC प्लस CD दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि आधा टुकड़ा ये है आधा टुकड़ा ये है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है BD। तो ये हो गया 75 बटा √3। अच्छा एक चीज और जरा जाने कि BC की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 75, यहां पे देर रख, तो ये हो जाएगा CD मतलब 75 बटा √3 हो गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और जरा इसके बारे में और डिस्कस किया जाए। 75 को उठा के उधर भेज दो, CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 और 75 कॉमन ले लिया तो 1/√3 माइनस का 1। यहां पर आपको पता होगा ना कि यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लें 1/1 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा √3। इतनी बात क्लियर। और देखें जरा, √3 नीचे होना नहीं चाहिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वाला 1 माइनस √3 वैसे ही रखा रहने, तो ऊपर है ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप जरा जानते होंगे कि ये हो गया 75√3 1 माइनस √3 अपॉन में 3 से काटोगे कितना टाइम में चला जाएगा, 25 या 75 होता है तो मतलब ये 25 आ जाएगा। 25√3 और 1 माइनस √3, 25√3 1 माइनस √3 ये क्या आ रहा है, यही तो CD है स्टूडेंट्स, यही तो CD है हमारे पास में। ये देखिए CD निकाला था ना, CD है ये, CB नहीं CD है। यही तो दो जहाजों के बीच की दूरी है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1.732 आप रख सकते हैं तो आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, नहीं तो इतना ही आंसर सेटिस्फाइड है। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा उसके बारे में और डिस्कस किया जाए। इस बार फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया। क्या बोलता है क्वेश्चन, जरा उसके बारे में आप डिस्कस करें। फिगर आपको बनाया मिला है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर को देखते जाएं, लाइंस पढ़ते जाएं और समझते जाएं क्या आ रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था। आइए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से
88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे की ओर देखती है। अच्छा, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कोई भी टाइम ले लो तो उस समय जो है उस लड़की की आंख से उस गुब्बारे का 60 डिग्री का एंगल बनता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटेगा कब? जब गुब्बारा दूर चला जाएगा, क्योंकि वो छोटा दिखने लगेगा, तो वो हमें छोटा दिखेगा तो एंगल भी हमारा छोटा बनेगा। अच्छा, 30 डिग्री घट जाता है। अच्छा, पहले 60 डिग्री बन रहा था और 30 डिग्री घट गया तो बचा कितना? 30 डिग्री बचा। उसके बाद में घटकर 30 डिग्री हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, जरा इसके बारे में बताएं। आइए बताते हैं। पहले तो फिगर बहुत ध्यान से समझें। देखिए, ये जमीन है, जमीन पर एक लड़की खड़ी हुई है। ये लड़की की ऊंचाई दी गई है 1.2 मीटर की, 1.2 मीटर, और जमीन से ही एक गुब्बारा जो है वो उड़ रहा है। ये यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ओके, ये गुब्बारा जो है जमीन से उड़ रहा है। अब जमीन पर उड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां से ही इसकी नापतोल की जानी चाहिए। मतलब जमीन से नापतोल जब की हमने तो वो कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है कि ये 88.2 है, जमीन से नापा जाएगा, लेकिन लड़की की आंखों पर जो एंगल बनेगा वो तो यहां से बनेगा ना, कि यहां से बनेगा। लड़की तो इतनी मीटर ऊंची है तो लड़की की आंखें यहां होंगी। यहां से जब यहां पर हमने एक एंगल डाला तो वो हमारा बन रहा था 60 डिग्री का कोण। यहां पर हमने देखा कि ये 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद में और जाने जरा, फिर यही गुब्बारा थोड़ी देर बाद दूर चला गया, और दूर चला गया तो अब जो है एंगल यही आंखों से ही इसका जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 30 डिग्री का। बात को समझ रहे हैं? पहले नजदीक था तो बड़ा दिख रहा था, अब दूर चला गया तो छोटा दिखेगा, एंगल छोटा बन जाएगा। और ये भी हमारा ऊंचाई नहीं बदली है, ऊंचाई हमारी उतनी ही है, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर की ही ऊंचाई है। जमीन यहां पर है, आंखें यहां पर है, इतनी 1.2 मीटर की ऊंचाई पर है आंखें। इसको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन करनी होगी वो आपको इस लेवल पे करनी होगी, क्योंकि यहां से हमारा एंगल जो है यहां से बन रहा है स्टूडेंट्स, नीचे वाली लाइन से नहीं बन रहा है, इसलिए कैलकुलेशन यहां से करनी होगी। अब कैलकुलेशन यहां से करनी है तो ऊंचाई भी तो हमें यहीं से लेनी चाहिए, ऊंचाई भी यहीं से लेनी चाहिए। मतलब पूरा 88.2 था तो नीचे कितना था? ये कितना है? ये 1.2 है क्या? ये इतनी ऊंचाई 1.2 है ना। देखिए लड़की 1.2 मीटर की थी तो ये भी 1.2 होगा। तो जब ये 1.2 है तो ऊपर बचा हुआ क्या? 87 होगा। जरा सोच के देखिए, पूरा 88 था, नीचे 1.2 निकल गया तो ऊपर 87 बचना चाहिए, क्योंकि 88.2 में 1.2 तो नीचे ही निकल गया, ऊपर बचा होगा 87। इसी तरह से ये भी हमारे पास में, यहां भी हमारे पास 87 बचा होगा, 87 वैल्यू बची होगी यहां से यहां तक। मतलब ऊंचाई लेते समय हमें 87 मीटर लेना है। ये बात हमें यहां पर क्लियर होती है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, आपको बताना ये है एक चीज और। यहां पर अभी हमने कुछ समय छोड़ दिया यहां पर कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कुछ समय का मतलब यहां से लेकर यहां तक जब वो आ जाता है तो यहां से यहां तक आने में कुछ समय लिया होगा, और उतने ही समय में ये एंगल घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ये बतानी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताइए कि कितनी है इस अंतराल में, मतलब कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे। हमने कहा कि यहां पर आप ए बना लेंगे, ये हमारे पास बी हो गया, ऊपर वाला पॉइंट सी, यहां पर डी, और यह हमारे पास ई आ जाएगा ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहले हमको निकालना ये है, तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लगा ले, ये वाला। तो सी बी ए में क्या आ जाएगा आप बता सकते हैं? हमारे पास में लंब है 87 और नीचे हमें आधार निकालना है। तो आप जरा देखें, tan थीटा इज इक्वल टू लंब हो गया हमारे पास में, सी बी आधार हो गया, ए बी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, सी बी हमें दिया गया है 87, ए बी हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा √3, यहां पर हो गया 87 डिवाइड में आ जाएगा ए बी।
ए बी को उठा के इधर भेज दें तो आ जाएगा ए बी रूट थ्री इज इक्वल टू में 87 रूट थ्री को इधर भेजेंगे तो 87 अपॉन रूट थ्री आ गया। ये इतना मेरे पास में एक वैल्यू आ गई। क्लियर इतनी बात? हम चाहें तो यहीं पर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके और वैल्यू छोटी कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं। आगे अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, वहां देखते हैं आगे क्या चीजें दी गई हैं। आप जरा और देखें, मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लगा लिया जिसमें 60 डिग्री दिया था। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लगा लो जो कि यहां से लेकर ये पूरा दिख रहा होगा, ये यहां से लेकर यहां तक, राइट। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा tan लगाना पड़ेगा जिसमें लंब आपको दिया गया है DE और आधार आपको दिया जाएगा D से लेकर A तक, तो ये हो गया DA। tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू DE कितना आ गया? 87। DA कितना आ जाएगा? हमें नहीं मालूम ना, DA ही तो निकालना है, तो ये हो जाएगा D और A। DA नहीं निकालना है, हमें निकालना है B से लेकर D तक। या इतनी दूरी में इस समय में ये यहां से यहां तक ट्रेवल कितना किया, गुब्बारा यहां था, यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी चलकर आया, ये निकालना है, मतलब BD निकालना है। कुल मिला के बात इतनी ध्यान रखो। और जरा जाने हम लोग, ये हो गया 1 अपॉन रूट थ्री, इधर आ जाएगा 87 अपॉन DA। DA को उठा के इधर भेज दिया जाए, राइट। DA को जैसे ही आपने इधर भेजा, ये हमारा क्या था? AB था, ये हमारे पास में AB था, ओके। तो जैसे ही आपने DA को उधर भेजा तो DA इज इक्वल टू हो जाएगा 87 रूट थ्री। DA क्या है? DA हमारे पास में ये है जिसको मैं लिख सकता हूं D से लेकर B तक और B से लेकर A तक। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं DB प्लस BA। D से लेकर B तक जोड़ दो, B से लेकर A तक जोड़ दो तो टोटल मिल जाएगा DA, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 87 रूट थ्री, जिसमें से आप जानते हैं BA या AB बोल लो तो इसकी वैल्यू जितनी आई है, कितनी आई है? 87 अपॉन रूट थ्री आई है। तो DB की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू में 87 रूट थ्री। ओके स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे हम लोग, जरा इसके बारे में और डिस्कस किया जाए। इसको माइनस में भेज दोगे तो DB इज इक्वल टू आ जाएगा 87 रूट थ्री माइनस 87 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम ले लेंगे 87, पहले तो कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेकर क्या मिलेगा? 87 कॉमन ले लिया, अंडर रूट थ्री माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट थ्री बच गया। अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री बच गया, और ये मेरे पास में आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन रूट थ्री। आप जानते हैं रूट थ्री नीचे नहीं होना चाहिए, रूट थ्री को ऊपर और नीचे रूट थ्री को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 87 इंटू 2 इंटू रूट थ्री नीचे आ गया 3 2 जा 6 3 9 जा 27, मतलब 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 आ गया। ये हो गया 58 रूट थ्री। ये मेरे पास में क्या आ गया? DB आ गया, मतलब B से लेकर D तक की डिस्टेंस आ गई 58 रूट थ्री, राइट। उम्मीद है पूरी तरह से क्लियर हो गई स्टेप्स। तो ये तरीके हैं जिसके जरिए आपको लगाना है। इन सब में ना दो इक्वेशन बनना कंपलसरी है, और कोई तरीका नहीं है कि आप 2 इक्वेशन ना आए इसमें। 2 इक्वेशन तो आनी ही आनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला गया है, जरा उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने इस बार बोला है, तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे और समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है। आप बस देखते रहें और नोट करते रहें। नोट जरूर करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत दिक्कत करेंगी। बुक आपके पास होगी ही, ठीक है, और बुक की टेंशन नहीं है। बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल पर वहाँ पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 क्या बोलता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई एक सीधा राजमार्ग है, सीधा जा रहे हो और एक मीनार सामने खड़ी है, वहां तक जाता है। ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसको फील करते जाएं और बनाते जाएं। ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है मीनार पर, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि कार को देख रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। यहां पर इसने देखा भाई साहब कि ये हमारे पास में एक 30 डिग्री की कोई कार बनी हुई है, ठीक है। 30 डिग्री पर ये मेरे पास कोई कार खड़ी हुई है 30 डिग्री पर। अच्छा, फिर उसके बाद में
एक समान चाल से चल भी रही है ये कार और आ रही है पाद बिंदु की तरफ ही आ रही है, मीनार की तरफ ही आ रही है। पहले जिसने देखा कि 30 डिग्री पर यहाँ पे कार थी। अच्छा, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मैंने कहा ना नजदीक जाते समय बढ़ जाता है। अब कार यहाँ आ गई और आते ही इसने देखा कि इस बिंदु के साथ में ये 60 डिग्री का कोण बना लिया। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, अब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया। वो भी यहाँ पर ध्यान दें कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच में आने में आपको लगा है 6 सेकंड का समय। 6 सेकंड का समय लगा यहां से यहां तक आने में, राइट। उसके बाद इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताएं आप जरा। यहां तक तो आने में 6 सेकंड लगा, यहां तक आने में कितना सेकंड लगेगा जरा इसके बारे में बताएं हमें। क्लियर इतनी बात? चलिए करते हैं। देखिए आपके पास में यहां पर एक तो लंबाई नहीं दी गई है, इसकी लंबाई नहीं दी गई है जिसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। और यहां पर भी आपको दूरी नहीं दी गई, यहां पर भी दूरी नहीं दी गई, समय दिया गया। समय दिया गया तो समय में ही बात करना है। जब हमें यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगता है 6 सेकंड का, तो यहां से लेकर यहां तक आने में इसी से कोरिलेट करके हम आंसर निकालेंगे। पहले तो इस ट्रायंगल को नाम दें, आप नामकरण करें इसका। पहले ए बी सी और डी। देखिए दोस्तों आपके पास दो त्रिभुज है ए बी सी और ट्रायंगल है तो आप क्या करें यहां से लेकर यहां तक इसका वो लगाएं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ओके, मानने की जरूरत नहीं है, मानिए मत BC और AB लेकर चलिएगा। उसके बाद में ट्रायंगल लगाएंगे DB लगाने के बाद में आपको लंब मिल जाएगा AB। तो हमने कहा ट्रायंगल ABC में पहले हमने इसके लिए लगाया तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन में BC आ जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर अब इसके आगे डिग्री रखने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 60 डिग्री रखा, AB लगाया, BC लगाया, जिनकी वैल्यू नहीं दी है वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। √3 रखा, BC को उठा के इधर मल्टीप्लाई में कर दिया तो BC √3 AB की वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों आपको ना आधार से मतलब होना चाहिए। आधार यहां तक आधार चलने में 6 सेकंड लगा, यहां तक आधार चलने में कितना सेकंड लगेगा, ये लंब से कोई मतलब नहीं है। जबकि वैल्यू हमारी लंब में आई है तो लंब को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। आइए एक इक्वेशन बन गई, दूसरी देखिएगा। 30 डिग्री लगाइए, पुनः हम लोग कहेंगे B और D में, पुनः ABD में क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BD आ गया। और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री इज इक्वल टू AB और BC नहीं स्टूडेंट्स B और D हमने रख दिया। ओके, आप बताएंगे मुझे जरा कि यहां पर आप जानते हैं ना कि मेरे पास में जो AB है उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें समीकरण 1 में भी हमको AB मिला था, इसी की वैल्यू उठा के यहां लगा दीजिए। ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB कितना आ जाएगा BC √3, नीचे आ गया BD। अगर ये BD आ गया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि BD को उठा के इधर भेज दिया जाए अब, और √3 को उठा के उधर भेजोगे तो 3BC आ जाएगा। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। देखिएगा जरा, आपके पास आंसर आ रहा है BC में जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, और यहां पर भी आंसर दिया गया है DC में दिया गया है। तो आप जरा ये बताएं मुझे कि DC को, जो DC है वो BD को मैं तोड़ सकता हूं DC और BC में। BD को मैंने तोड़ दिया किसमें, BD को BC प्लस CD में मैंने तोड़ दिया। BC प्लस CD में जब मैंने तोड़ा तो 3BC आ गया। BC को उठा के उधर भेजा, CD इज इक्वल टू 3BC माइनस BC। अच्छा, इस बारे में जरा आप डिस्कस करें कि जो CD आई है वो मेरे पास में आई है 2BC। CD जो आई है वो 2BC आई है। मतलब क्या है, CD क्या है, दूरी है। CD चलने में लिया गया समय, CD चलने में लिया गया समय। दोस्तों बहुत ध्यान से देखें, जो लाइन लिखी है वो बहुत ही काम की है, यहीं से आंसर आने वाला है। देखिए CD चलने में लिया गया समय बराबर 6 सेकंड है। 6 सेकंड है CD चलने में लिया गया समय 6 सेकंड है। 3 बार रिपीट कर चुका हूं, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे CD जब 6 सेकंड लेता है और CD ही तो हमारा 2BC के बराबर है, तो हम यहाँ CD की जगह पे क्या ये नहीं लिख सकते कि 2BC चलने में लिया गया समय। 2BC चलने में 6 सेकंड हो जाएगा,
क्योंकि CD चलो या 2BC चलो, बात तो एक ही है, दोनों ही बराबर हैं। अच्छा, BC को यहीं पर रहने तो 2 को उठा के उधर भेज दो, फिर आ जाएगा BC चलने में लिया गया समय 6/2 सेकेंड, 2 से काटा 3 तो ये आ जाएगा BC चलने में लिया गया समय 3 सेकेंड। ये देखिए कितनी आराम से आंसर आ गया। BC चलने में लिया गया समय, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में लिया गया समय 3 सेकेंड लगेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? CD चलने में लिया गया समय 6 सेकंड था। अब CD ही हमारा 2BC था तो हमने 2BC रख दिया CD को रिप्लेस करा के, फिर हमने 2 को उठा के बटे में भेज दिया तो पता चला BC चलने में लिया गया समय हमारे पास में इतना आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, इसी के साथ लगातार आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट है और हमारी एक्सरसाइज का जो है अंत हो जाएगा यहीं पर आज। आइए बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़िया बेहतरीन तरीके से एंडिंग करते हैं। इन्होंने हमसे ये बोला, क्या बोला है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं। बेहतरीन चीज याद करनी है आपको, एक पूरक कोण और एक समपूरक कोण क्या होते हैं, जरा बात को समझें। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है मतलब कुल मिला के बात तो वही है ना, 6 मीटर निकालना है। मीनार की ऊंचाई अगर 6 मीटर आ जाती है तो सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं। ये यहां पर मेरे पास में मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर दो बिंदु हैं 4 मीटर पर, एक बिंदु है 4 मीटर पर और दूसरा वाला बिंदु है 9 मीटर पर। दूसरा वाला बिंदु 9 मीटर पर है तो कहने का मतलब ये होगा कि भाई यहां पर 5 मीटर होगा, तभी तो हमारा यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर बनेगा। 4 मीटर ये, 5 मीटर ये, टोटल मिला के 9 मीटर हो गया। पहला बिंदु 4 मीटर दूरी पर, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर मीनार से, ये मेरी मीनार हो गई यहां पर। फिर उसके बाद में स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक है का मतलब क्या होता है? मतलब यहां पर जो कोण बनेगा और यहां पे जो कोण बनेगा ये दोनों कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है सर? पहला क्वेश्चन तो यही हुआ। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आ जाए। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आ जाए, जैसे 70 और 20, 80 और 10, 50 और 40, 75 और 15, किसी भी तरह के आप वैल्यू ले लो, ऐड करने से अगर उन डिग्रीज को ऐड करने से 90 डिग्री आता है, पूरक कोण बनते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। समपूरक क्या होते हैं? इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई बोल लो, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने से 180 डिग्री आ जाए वो हमारे समपूरक कोण होते हैं। जैसे 90 और 90, मतलब दो पूरक ले लो तो 90 90 मिलकर 180 हो गया, ये हमारे क्या बन गए? समपूरक। 150 और 30 ये भी जोड़कर 180 होगा, मतलब ये भी हमारा क्या होगा? समपूरक कोण हो गए। इस तरह के कोण जो जोड़ने से 180 डिग्री आ जाए समपूरक है, जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए पूरक कोण है। क्लियर इतनी बात? तो ये दोनों कोण पूरक हैं, मतलब इनको जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो इसमें से 90 माइनस थीटा कर दो, क्योंकि जब जोड़ोगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, बचा क्या? 90, प्लस करने से 90 तो आना चाहिए था, 90 बच गया। हो गया आंसर। आगे देखें ABC, ओके। और जरा समझें इस बात को और कैसे करना है। आपको यहां पर निकालना क्या है? AB ऊंचाई निकालनी है, AB। तो आपके देखिए यहां पर एक तो मैं यहां पर त्रिभुज ABC, अच्छा ये D है, चलो D मान लेते हैं। ABD में मैंने लगाया, क्या लगाया? tan थीटा। क्यों? क्योंकि लंब और आधार ही हम लेने वाले हैं। AB हो गया, आधार मेरे पास BD हो गया। tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि भाई साहब थीटा जो है इस बार कोई वैल्यू नहीं है, वो 90 माइनस थीटा दिया गया, एंगल हमारा 90 माइनस थीटा रखेंगे। ये थीटा तो हमने फॉर्मूले से रखा था। क्लियर? AB कितना आ गया यही तो हमें बताना है। BD हमें पता नहीं, BD हमें पता है 4 मीटर है, तो इसलिए 4 मीटर यहां पर रख दें। और समझें tan 90 माइनस थीटा एक्सरसाइज मैंने जो 8.2 आपको कराई थी, 8.2, हाँ पहले वाले एक्सरसाइज में जब हमने ट्रिगोमेट्री शुरू की थी लेसन में, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने 48 फॉर्मूले तैयार कराए थे, 48 फॉर्मूले, उसी में से मैं ये बताने जा रहा हूं। tan 90 माइनस थीटा हमारे पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है ऑल प्लस, तो मतलब आंसर तो प्लस में आने वाला है। चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू में AB अपॉन में 4 हो गया।
ओके इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई चीजें। ओके आगे देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। कॉट थीटा की वैल्यू इतनी आई है हमारे पास में, आगे और बात करते हैं। अगेन पुनः हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू में लंब और बटे आधार पूरा BC लेना पड़ेगा। tan थीटा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, थीटा की जगह पे थीटा ही रखा हुआ है। अगर आप हटाएंगे भी तो tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा ही रखेंगे। AB हमें बताना है, AB ही निकाल के लाना है। BC हमारे पास में 9 मीटर दिया गया है। tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, तो हमने यहाँ पे tan थीटा की जगह पर रख दिया 1/cot थीटा। ये हो गया AB/9। क्या इतनी बात से सेटिस्फाइड हैं आप? फिर उसके बाद जरा देखें, ये मेरे पास में आ जाएगा कॉट थीटा कितना रख दें, AB/4 रख दो। ये रखा AB/4, ये 4 घूमकर ऊपर चला जाएगा तो 4 ऊपर आ गया, मतलब 4/AB हो गया इज इक्वल टू में AB/9 आ जाएगा। अच्छा 9 चौक 36 इधर आ गया और AB उधर भेजा तो AB का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को उठा के इधर भेजोगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट बन गया तो ये हमारा 6 का होता है। ये लीजिए AB हमारी कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई है। ये मुझे समझ में आ गया, यही हमें सिद्ध करना था कि AB ऊंचाई जो होगी वो 6 मीटर होगी। देख रहे हैं आप वैल्यू मतलब वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन का कोइंसिडेंस देखिए कितना अच्छा बैठा हुआ है। थीटा दिया ही नहीं है तब भी उसके बाद भी आंसर हम लोग एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्री को हेल्प लेकर निकाले दे रहे हैं। ओके चलिए, तो उम्मीद है कि पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, आ गया होगा आपको पूरी तरह से। एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या फेस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हम लोग आपको डेली सेशन दे रहे हैं। आप कभी भी हमें अपना कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस सेशन के अंदर कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, हम उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे आपको। फिलहाल ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और आपको बताएंगे हम अगले सेशन के अंदर कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे साथ पढ़कर समझकर अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें जानने को मिली होंगी, पसंद आई होंगी। चीजें अगर पसंद आई हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये कंटेंट पहुंच सके, उन्हें भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ कोरोना काल के अंदर घर बैठकर भी कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। बस लगन होनी चाहिए ना, वीडियो देखने के लिए भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम ये देख सकते हैं, क्योंकि बैठे बैठे वीडियो देखना भी एक बोरिंग काम है, वो भी जब एजुकेशन से रिलेटेड हो तब तो बहुत बोरिंग काम है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने सेशन की समाप्ति यहीं पर करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को हमारे साथ ज़्यादा कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अदर सोशल मीडिया भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। टीच मिनट पर अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के लिंक दिए गए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करने के बाद में जब भी हम लाइव आएंगे आपको लाइव वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, टीच मिनट पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा आपका हमारे साथ में। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।